Hello students, today we are going to study some important theorems and questions based on convergent or divergent of a sequence, divergent sequence. Let's start. First theorem, prove that a sequence which diverges to plus infinity is bounded below but unbounded above. In second theorem, prove that a sequence which diverges to minus infinity is bounded above but unbounded below. Let's prove the first one. Assume that sequence an diverges to plus infinity. That is, we have to prove it is unbounded above. So therefore, as it is diverges to plus infinity by the definition of divergent theorem, divergent sequence, we have given k greater than 0, however large, there exists a positive integer m such that an is greater than k for all n greater than or equal to m. Therefore, there are infinitely many terms of an which are greater than k. Therefore, the sequence an is not bounded above. And if it is not bounded above, then we let alpha, which is minimum of a1, a2, am minus 1 and k. Then an is greater than or equal to some alpha for all n belongs to natural number. Therefore, we can say an is bounded below. The second theorem, which is we have to prove that a sequence which diverges to minus infinity is bounded above and but bounded below, will be on the same steps, but यहाँ पे just difference आएगा यहाँ because it is bounded below. हमें अब it is bounded unbounded below, तो हमें बस ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास ये bounded above होगा. तो हमें ये लेना पड़ेगा given at k greater than 0, however there exists positive integer m such that यहाँ पे just difference आएगा an is less than minus k. Okay, for all n greater than or equal to. So therefore, which are less than minus k and बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी सेम ही रहेंगी. बस यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, हम कोई एलिमेंट ले लेंगे अल्फ़ा डैश और बीटा, कुछ भी ले सकते हैं आप, और यहाँ मैक्सिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रहेगा और यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस ऑफ के. इसी को सेम स्टेप्स पे आपको प्रूव करना है. ये आई एम गोइंग टू प्रूव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. लेट्स स्टार्ट. वी हैव गिवन थ्योरम. Statement is prove that sequence a raised to power n first diverges to plus infinity if a is greater than 1, converges if minus 1 less than equal to 1, oscillates finitely if a is equal to minus 1 and oscillates infinitely if a is less than minus 1.
सो अगर आपके पास सीक्वेंस ए रेज टू पावर एन गिवन है और हमें ये बताना है कि इट विल डाइवर्ज अगर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है, कन्वर्ज करेगी अगर -1 से लेके 1 तक के बीच में हो या 1 के बराबर भी हो सकती है, यहाँ इक्वल टू का साइन है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली इफ ए इज इक्वल्स टू -1, अगर ए -1 हो जाएगा तो ये ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, मतलब फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली अगर ए की वैल्यू स्ट्रिक्टली -1 से छोटी हो। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी इफ ए इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है, सिंस वी टेक ए इज ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस सम एच, वेयर एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0। एच में आपके पास कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। तो देयरफॉर एच कैन बी एनी रियल नंबर। तो देयरफॉर ए रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एच होल टू द पावर n, बिकॉज हमने यहाँ पे h ले लिया है। इसको हमने एक्सपेंशन लगाई तो हमारे पास आ गया n-1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस h रेज टू द पावर n, विच इज फर्दर ग्रेटर देन 1 प्लस nh फॉर n इज ग्रेटर देन 1। ये हमने एक्सपेंशन लगाई, n टर्म्स तक आती है, और अगर n टर्म्स तक आती है तो आपके पास ये इस तरीके की एक्सपेंशन रहेगी और इट विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस nh। ठीक है, लेट k बी एनी पॉजिटिव नंबर, हाउएवर लार्ज, एंड m स्मॉल m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं k-1h और mh इज ग्रेटर देन k-1। ओके, अगर आपके पास k एनी पॉजिटिव इंटीजर है और m भी कोई एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, हालांकि जो k है इट इज़ वेरी बिग नंबर, ये हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू शो दैट इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम एक लार्ज नंबर लेके इसको प्रूव करेंगे। तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आया, m इज ग्रेटर देन k-1h। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं इसको तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस mh इज ग्रेटर देन k फ्रॉम दिस वन। और देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m 1 plus nh is greater than equal to 1 plus mh, which is further greater than k. k तो already large quantity है, therefore a raised to the power n is greater than 1 plus nh, which is further greater than 1 plus mh, which is further greater than k for all n greater than equal to some m, which further implies ये जो आपके पास starting का है, a raised to the power n is greater than k for all n greater than equal to m. Therefore, limit n tends to infinity, a raised to power n is equals to plus infinity. Hence, the sequence diverges to plus infinity. Now, for the second case, that is what we have to prove, that sequence a raised to the power n converges if -1 is less than a less than equal to 1. Okay, we have to prove this one. ठीक है, for this we have to prove 4 cases. We will prove it by dividing this proof in 4 cases. अब वो 4 cases कैसे डिस्कस करेंगे। केस 1, अगर हम स्टार्ट करें कि a is equals to 1 है, then a is to the power n is equals to 1 for all n, ये रहेगा। अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n इज ऑलवेज 1 हर एक n के लिए, हेंस a रेज टू पावर n की वैल्यू क्या रहेगी, 1। देयरफॉर सीक्वेंस a रेज टू पावर n कन्वर्जेस टू 1। नाउ केस 2 क्या रहेगा कि अगर आपके पास a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करे। एक केस तो हमने डिस्कस कर दिया जो a इक्वल टू 1 के लिए केस है। अब हम 0 से 1 के बीच की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो देन वी पुट b इज इक्वल्स टू 1 ओवर a, सो दैट b ग्रेटर देन 1 रहेगा, विच इम्प्लाइज b रेज टू द पावर n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है,
let epsilon is greater than 0, however small, then 1 over epsilon is a positive real number sufficiently large. ठीक है, क्योंकि epsilon is very small quantity. ठीक है, तो 1 over epsilon is very large quantity since b raised to the power n tends to plus infinity. ये तो हमने यहाँ पर किया बिकॉज b इज ग्रेटर देन 1 हम ले रहे हैं और b इज 1 ओवर a है. ठीक है, अब 1 ओवर a का मतलब क्या है कि a अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0.1, 0.0001, 0.000001 होता है. तो 1 ओवर a क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज वेरी बिग क्वांटिटी. ठीक है, तो जैसे जैसे b अगर 0.1 भी होता है यहाँ पे तो ये आपके पास क्या आएगा? 10 आएगा. 10 की पावर n एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगी? एन जैसे जैसे बड़ा होगा इट टेंड्स टू infinity, hence b raised to power n tends to plus infinity. Therefore there exists some m belongs to capital N such that b raised to the power n is always greater than epsilon for all n greater than equal to m. ठीक है, which implies 1 over a is greater than for all n greater than m, which implies n. अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रहेगा ये which implies modulus is always. ठीक है, because क्यों modulus क्यों? because a is a positive quantity. okay, 0 to 1 के बीच में है which implies a raised to power n tends to 0 as n tends to infinity. ठीक है, therefore sequence an converges to 0. इसका मतलब क्या हुआ? जो केस a इज इक्वल्स टू 1 है तो भी कन्वर्जेंट है, अगर a 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो भी कन्वर्जेंट है. लेट्स सी अगर a 0 होता है तो केस 3 में हम डिस्कस करेंगे. इफ a इज इक्वल्स टू 0 देन a रेज़्ड टू पावर n इज 0 फॉर ऑल n, हर एक n के लिए. अब यहाँ पे इससे हम बार बार नहीं लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिकॉज हमें पता है कि n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्योंकि हर एक टर्म 0 है. तो विच इम्प्लाइज सीक्वेंस an converges to 0. नाउ केस 4. केस 4 में अब हम केस लेंगे -1 से लेके 0 तक के बीच में. इफ a lies between -1 to 0 देन वी पुट, अगर a 1 से 0 के बीच में, इसका मतलब नेगेटिव क्वांटिटी. अगर नेगेटिव क्वांटिटी तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे -1 ओवर b, सो दैट b हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगा. ठीक है, क्योंकि ये 1/2 हो सकता है. ठीक है, तो आपके पास b क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? -1/2, -1/3, 1 -1/4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो विच इम्प्लाइज अगेन bn टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी विच इम्प्लाइज 1 ओवर bn whole to the power n tends to 0 as n tends to infinity which implies minus a raised to the power n tends to 0 which implies -1 की पावर n, a की पावर n tends to 0. और ये क्या आ गया? सीक्वेंस an converges to 0. therefore अगर केस -1 से लेके 1 तक के बीच में होता है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट रहता है. नाउ थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव कि अगर आपके पास ऑसिलेट करती है, टू प्रूव दैट द सीक्वेंस a raised to the power n oscillates finitely if a is equal to -1. ये फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी. तो लेट इसमें हमें क्या चूज़ करना है, क्योंकि एक ही नंबर दिया था, इट इज़ -1. देयरफॉर a raised to the power n क्या बन जाएगा? -1 की पावर n. इसका मतलब दो वैल्यूज आएंगी. अगर n इवन है, n इज ऑड, n इज इवन है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? 2, 4, 6 पॉजिटिव होगा. तो देयरफॉर द सीक्वेंस, और अगर ऑड है डज नॉट कन्वर्ज, क्योंकि कन्वर्ज करता है तो एक सिंगल यूनिक लिमिट आती है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं करता है, बट इट इज़ बाउंडेड. ठीक है, ऑल्सो मॉडुलस ऑफ an इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n. फॉर सीक्वेंस a raised to power n इज बाउंडेड. ठीक है, देयरफॉर सीक्वेंस a raised to power n
oscillates फाइनाइटली. अब ये फाइनाइटली है बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली दो ही वैल्यूज पे जा रहा है, -1 and 1. नाउ द फोर्थ वी हैव टू प्रूव दैट इफ a is less than -1, then we have to show that a sequence a raised to power n oscillates infinitely. Then we put a is equals to -b, क्योंकि हमें बोला गया है कि a क्या है, -1 से स्मॉलर है, सो b इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या रहेगी, -2, -3, -4. तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 2, 3, 4, 5, जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं, बट ग्रेटर देन 1, विच इम्प्लाइज b raised to power n कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी. देयरफॉर raised to power n क्या बनेगा, -1 की पावर n, b की पावर n, एंड b raised to power n कन्वर्जेस टू b raised to power n diverges to plus infinity. So therefore a raised to power n diverges to plus infinity if n is even, okay, and a raised to power n diverges to minus infinity if n is odd. Therefore sequence a raised to power n oscillates infinitely. ठीक है. Let's do one question based on the sequence, whether the sequence is bounded or unbounded. Now the first question is prove that the following sequence is bounded. ठीक है. To prove the sequence 2n minus 3 over 3n plus 7 is bounded. अब इसे कैसे प्रूव करना है, let's see. Proof is given sequence an, it is 2n minus 3, 3n plus 7. So the general term, nth term जिसे हम कहते हैं, is 3n plus 7 for all n belongs to natural numbers. ठीक है. इसमें ये हमेशा मेंशन कीजिए कि n belongs to natural number. Therefore an को हम लिख सकते हैं 2/3 minus 23 by 3 times 3n plus 7. I will show you how we can write it like this. डिनोमिनेटर में है 3n plus 7, तो 3n plus 7 से हम डिवाइड करते हैं 2n minus 3 को. ठीक है. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 2/3 तो हमारे पास आएगा 2n plus 14/3. तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए. -3 minus 14/3 जब इनको टोटल किया तो इट इज़ 23/3. ठीक है. तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस टर्म लाइक दिस वन. नाउ मॉडुलस ऑफ an 2/3 minus 23/3 3n plus 7 mod which is less than or equal to 2/3 plus 23/3 3n plus 7. ओके. तो ये आपके पास कैसे आया, mod a प्लस mod b फॉर्मूला लगाया. mod a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू mod a प्लस mod b. तो दोनों पॉजिटिव हैं आपके पास. इट इज़ लेस देन 2/3 प्लस 23/3. ठीक है. बिकॉज 3n प्लस 7 इज लेस देन 1, क्योंकि n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे इट ऑलवेज लेस देन. यहाँ लेस देन इक्वल टू था, लेकिन ये टर्म किसके लेस देन होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 2/3 प्लस 23/3, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो भी ये 1/10 आता है. इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो इट इज़ 236 प्लस 7 1/13. इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया, विच इम्प्लाइज मॉडुलस an इज लेस देन 25/3 हर एक n के लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस. क्यों, क्योंकि मॉडुलस आपके पास बता रहा है कि 25/3. देयरफॉर मॉडुलस an लेस देन 25/3. सो -25/3 टू 25/3 an बाउंडेड रहेगी. So therefore the sequence an is bounded sequence. Let's do another very simple question.
1 + 1/5 + 1/5 square plus so on plus 1/5n is bounded to show। हमारे ये शो करना है कि इट इज़ बाउंडेड। इसमें हम अपने बेसिक रिजल्ट्स जो हमने APGP में पढ़े हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है an = 1 + 1/5 1/5 स्क्वायर 1 + 5n। इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, कॉमन रेशियो इज 1/5, सो वी कैन राइट a 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। कॉमन रेशियो जो आपकी GP में आता है, और ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया एंड वी गेट 5/4 माइनस 4 × 5n - 1 विच इज़ लेस देन 5/4। हमें हमेशा ये बताना है कि आपके पास सम लेस देन की फॉर्म में अगर आ जाता है तो इट मीन्स इट इज़ बाउंडेड। ठीक है, ये क्यों आया डायरेक्ट हम ये क्यों करें, बिकॉज दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स ये 5/4 द 5/4 ये हमेशा लेस देन रहेगा ये पूरी टर्म, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ 0.1 0.2 0.3 या 0.001 0.25 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब क्या है, 5/4 में से कुछ माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब लेस देन ये 5/4 रहेगा। ठीक है, 2 में से जैसे कुछ माइनस होता है, 0.1 माइनस होता है, तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन 2। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे शो कर दी। तो देयरफॉर ऑल्सो an हमें ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, n अगर आपके पास 1 है, अगर n आपके पास यहाँ पे 1 है तो आपके 1 तक ही जाएगा, 1 + 1/5 इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं और ना ही कभी 0 होगा। देयरफॉर जो an है अबव 0 एंड बिलो 5/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके बाद भी हम कुछ मोर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे।